दोस्तों, नॉलेज बैंक के इस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के बारे में। सीपीसी के अंतर्गत आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसका नाम है डिक्री। क्या है? डिक्री। तो इस वीडियो में हम पूरा डिक्री के बारे में समझेंगे कि डिक्री क्या होता है और डिक्री होने के लिए कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिक्री की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें यह है कि डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। मतलब डिक्री से अभिप्राय ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। मतलब जो डिक्री होती है इसका संबंध जो होता है किससे होता है? न्यायालय से होता है। आगे क्या कह रहा है कि वाद में के सभी किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को निश्चायक रूप से अवधारण करता है। मतलब जो ये न्यायालय होती है वो क्या करती है, जो कोई वाद होता है उसमें सभी जितने भी विवादग्रस्त जो विषय होते हैं उसमें अपने निर्णय का अवधारण करता है। कौन कहता है? ये न्यायालय का काम होता है। तो ये डिक्री में है। इसमें अगर हम और समझने की कोशिश करें तो इसमें बताया गया है कि वह या तो प्रारंभिक या अंतिम कर सकेगी। मतलब जो न्यायालय जो निर्णय दिया जाएगा वो या तो प्रारंभिक होगा या तो अंतिम होगा, जिसको कि हम प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के नाम से भी जानते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि अब यह समझा जाएगा कि क्या कि इसके अंतर्गत वाद प्रस्ताव का नामंजूर किया जाना धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारणा आता है। मतलब कि अब ये समझा जाएगा कि किसी वाद के अंतर्गत जो वाद प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाता है उसमें क्या है कि उस और धारा 144 के भीतर अगर किसी प्रश्न का अवधारण आता है तो इसके लिए क्या क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा। इसमें पहला पॉइंट है, न तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। ठीक है, मतलब न्यायालय द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं दिया जाएगा जिसका जो देखने में टोटल आपको आदेश की तरह लगे। मतलब इसमें आदेश और निर्णय ये दोनों दो चीज़ अलग होता है। डिक्री और आदेश दोनों में अंतर होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि न तो कोई ऐसा निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है। इसमें आदेश और अपील 2 वर्ड आए हैं, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। दूसरा हमारा क्या पॉइंट है? न व्यतिक्रम के लिए खारिज कोई आदेश आएगा। ठीक है, मतलब ये जो कोई उसमें अगर कोई डिक्री है तो व्यतिक्रम है उसके खारिज करने के लिए इसमें कोई आदेश नहीं, कोई आदेश आएगा। इसमें ये जो पॉइंट है अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम इस स्लाइड के बारे में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी टेक्निकल वर्ड है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसी को हम आगे जब समझेंगे और जब नहीं समझ आएगा तो फिर वापस हम इस स्लाइड में लौट कर आएंगे, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। स्पष्टीकरण में अगर हम देखें तो डिक्री के बारे में स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, तो स्पष्टीकरण में देखिए, स्पष्टीकरण में बताया गया है कि डिक्री तब प्रारंभिक होती है। अब डिक्री की बता रहा है कि प्रारंभिक कब होती है। डिक्री तब प्रारंभ होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए सकने से पहले आगे और कार्रवाइयाँ की जानी है। मतलब कि जब भी कोई प्रारंभिक डिक्री हम उसको कहेंगे कि जब कोई भी मामला होता है उसको अभी निपटाया नहीं गया है, अभी उसमें आगे की कार्रवाइयाँ करनी बाकी हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डिक्री अभी प्रारंभिक डिक्री होती है। और अंतिम कब होगी? अंतिम तब होगी जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है। जब न्यायालय द्वारा किसी वाद को पूर्ण रूप से एकदम फाइनली रूप से उसको निपटा देता है तो क्या होती है? अंतिम डिक्री होती है। वह भागतः प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। मतलब इन दोनों में जो भी क्राइटेरिया पूरी होंगे वो उस हिसाब से ये प्रारंभिक डिक्री हो जाएगी तथा ये अंतिम डिक्री हो जाएगी। अब इसके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं डिक्री के, तो आवश्यक तत्व में देखेंगे तो आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, आइए हम उसको समझते हैं।
डिग्री के आवश्यक तत्व को अगर हम देखा जाए तो ये धारा 2 की सब क्लास 2 में इसको बताया गया है। सेक्शन 2 सब क्लास 2 में डिग्री के आवश्यक तत्व के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के आवश्यक तत्व होने चाहिए जो एक डिग्री के लिए होना आवश्यक है। इसमें पहला तत्व क्या है? पहले तत्व की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला तत्व क्या है कि न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है, कोई मामला है तो उसको न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाएगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा न्याय निर्णय किसी वाद में दिया जाना चाहिए। भाई कोई मामला रहेगा तभी तो न्यायालय अपना निर्णय देगा, बिना किसी मैटर के कैसे वो अपना न्यायालय निर्णय दे सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहा कि किसी वाद में दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे कि वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण किया जाना चाहिए। जो भी कोई वाद होता है तो उसमें विवादग्रस्त जितने भी पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट होते हैं, या तो उन सभी पॉइंट्स पे या तो किन्हीं एक पॉइंट्स पे क्या करना चाहिए, न्यायालय को अपना निर्णय देना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। ऐसा हमारा कहता है कि पॉइंट नंबर 3। ये सब हमारे डिग्री के लिए कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें 4 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि ऐसे अधिकार का अवधारण निश्चयात्मक या अंतिम होना चाहिए। मतलब कि कोई अगर वाद होती है तो उसका जो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, या तो भाई वो फाइनल हो जाना चाहिए, एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो निश्चयात्मक मतलब अभी निश्चय करना उसमें बाकी है। ये दोनों पॉइंट होने चाहिए। पाँचवा हमारा पॉइंट क्या है? पाँचवा हमारा क्या कहता है कि न्याय निर्णय एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जब न्यायालय द्वारा कोई न्याय निर्णय कर दिया गया है तो उसकी अभिव्यक्ति करनी आवश्यक हो जाती है। तो उसमें यही बताया गया है कि ये एक औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो कि न्यायालय द्वारा करना आवश्यक होना चाहिए। इसको हम एक केस के माध्यम से अगर समझेंगे तो देखिए इसमें एक केस था, क्या था? एस सतपाल सिंह बनाम सुरेंद्र कौर। एस सतपाल सिंह बनाम सुरेंद्र कौर, ये सुप्रीम कोर्ट का वाद था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने डिग्री के 5 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। कितने आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है? इसमें 5 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। वो 5 आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो तत्व है वो हमारा क्या है? न्यायालय द्वारा एक निर्णय होना चाहिए। ठीक है। औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभी जो ऊपर हमने बताया कि भाई कोई भी न्याय निर्णय है तो उसकी अभिव्यक्ति न्यायालय द्वारा होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया? वाद का होना आवश्यक होना चाहिए। भाई जब वाद ही नहीं रहेगा तो कैसी डिग्री, कैसा न्यायालय, कैसा न्याय। ठीक। चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि विवादग्रस्त जितने भी विषय होते हैं उनके संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। भाई किसी मामले में अगर कोई विवाद का विषय है तो उसके मामले में न्यायालय अपना निर्णय देगा कि नहीं देगा? तो वही होता है। इसमें क्या कह रहा है कि विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण करना चाहिए और अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण, लास्ट में अंतिम रूप से उसका निर्धारण कर देना चाहिए ये न्यायालय द्वारा। ये इसके 5 एलिमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने किसमें बताए थे, इसको बताया गया था एस सतपाल सिंह बनाम सुरेंद्र कौर AIR 2009 में बताया गया था। चलिए आगे देखते हैं और इसमें और हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो 5 पॉइंट हैं इसको एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे कि ये जो 5 पॉइंट है इसमें क्या क्या बताया गया, वाकई इस 5 पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो हमारा पॉइंट क्या है? न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय होना चाहिए। इसका क्या मतलब है इसको हम केस के माध्यम से भी समझेंगे। हालांकि सारे पॉइंट्स को हम केस के माध्यम से भी समझेंगे। इसका मतलब ये है कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है। वो या तो एक आदेश के रूप में हो सकता है, ठीक है, या फिर डिक्री के रूप में हो सकता है। अब डिक्री और आदेश क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। देखिए यदि न्यायालय का निर्णय न्याय निर्णय के रूप में होता है तो वो डिक्री है। अभी हमने क्या बताया कि अगर न्यायालय का जो निर्णय है न्याय निर्णय के रूप में होता है कि अभी उसमें न्याय करना भी बाकी है, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो उसको हम डिक्री कहते हैं। और यदि वह निर्णय मात्र न्यायालय की विचारधारा होती है तो वो आदेश कहते हैं। आदेश तब कहा जाएगा जब किसी मामले को देख के कोर्ट जो है अपनी मानसिक
अपने विवेक का इस्तेमाल करके कोई अगर कोई देता है, कोई आदेश सुनाता है, कोई जजमेंट सुनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। तो आदेश और डिक्री में यही अंतर है कि इसको न्यायालय जो है अपनी विचारधारा के इस्तेमाल से बताता है और इसको तथ्यों के आधार पर अपने न्याय निर्णय देता है। इसमें एक केस है, केस के बारे में अगर आप देखें तो क्या है? बुक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या बताया गया था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि इस बात में बताया था इस प्रकार का कोई निर्णय जो एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाता है जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, डिक्री की सीमा में नहीं आएगा। भाई डिक्री हम किसी को डिक्री कब कहेंगे, किसी मामले को डिक्री कब कहेंगे? जब उसका जो निर्धारण होता है वो न्यायालय में होना चाहिए। भाई ये न्यायालय का मामला है। तो कोई भी ऐसा निर्णय जो ऐसे अधिकार द्वारा किया जाता है जो न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है तो उसको हम डिक्री नहीं कहेंगे। प्रशासनिक प्रवृत्ति के मामले के निर्णय को अज्ञाप्ति कहा जा सकता है। रेलवे अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अज्ञाप्ति नहीं है। प्रशासनिक प्रवृत्ति के मामले में निर्णय को अज्ञाप्ति नहीं, मतलब कहने का मतलब कि न्यायालय को अगर हम छोड़ दें तो अन्य किसी के द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उसको हम अज्ञाप्ति नहीं कह सकते, डिक्री नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रेलवे द्वारा भी कोई अगर निर्णय दे दिया गया है तो हम उसको डिक्री नहीं कहेंगे। इसके लिए न्यायालय का होना आवश्यक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में हम क्या है? दूसरे पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो क्या है कि न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, इस पॉइंट में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें देखिए न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, इसमें क्या है कि इससे तात्पर्य उन अनुतोषों में से किसी या सभी स्वीकार करने अस्वीकार करने से है। मतलब कि न्यायालय ने कोई भी वाद आया उनके सामने तो उसने न्यायालय उस वाद में से किसी एक विषय या सभी विषय को स्वीकार किया या अस्वीकार किया, इसका क्या करेगा? औपचारिक अभिव्यक्ति करेगा। जिनका वाद प्रश्न दायर किया गया है, जिनकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाती है, मतलब उसकी घोषणा करना न्यायालय द्वारा आवश्यक है। अज्ञाप्ति का एक प्रारूप दिया गया है जिसकी पूर्ति की जानी आवश्यक है। अज्ञाप्ति में पक्षकारों को निर्णित करने के साथ साथ वादी द्वारा वाद पत्र में मांगे गए अनुतोषों को स्वीकार तथा अस्वीकार करने की औपचारिक घोषणा की जाती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि न्यायालय के द्वारा कोई भी अगर मामला होता है तो उसमें न्यायालय ने क्या किया? भाई उसको स्वीकार किया, अस्वीकार किया, ठीक है, उसको स्वीकार किया, अस्वीकार किया, उसमें अभी तक अपना निर्णय कहाँ दिया है, इन सब का एक औपचारिक अभिव्यक्ति करेगा। इन सब का एक औपचारिक अभिव्यक्ति करना आवश्यक है। ये दूसरा पॉइंट हमारा कहता है। इसको भी हम एक केस के माध्यम से अगर हम समझें तो इसमें केस था मेसर्स बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स हिमालय पेपर्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में बताया गया था कि न्यायालय ने अपने आदेश पारित करके यह कहा था कि परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है और खारिज करने योग्य है। वहाँ पद खारिज करने का योग्य विवक्षा से तात्पर्य यह है कि वाद खारिज कर दिया गया है और यह वाद के खारिजों की औपचारिक अभिव्यक्ति के बराबर है। इसे सुस्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया है। मतलब न्यायालय ने ये कहा, अगर हम इसको अच्छे से ध्यान से फिर से पढ़ें तो कहा है कि अपने आदेश पारित में क्या कहा था कि वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। अगर वाद की जो परिसीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, वो विधि द्वारा वर्जित है, बेयर बाय लिमिटेशंस, और खारिज करने योग्य है। भाई खारिज करने योग्य है, वहाँ पद खारिज करने का योग्य विवक्षा से है, बाय इम्प्लीकेशंस। मतलब अगर कोई चीज़ को खारिज कर दिया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बाय इम्प्लीकेशन कहेंगे। अब इससे तात्पर्य क्या है कि वाद खारिज कर दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ कि वाद को खारिज कर दिया गया है और वाद खारिजों की औपचारिक अभिव्यक्ति के बराबर है। अगर इतना सब बोल दिया गया है तो उसको मान लिया जाएगा कि न्यायालय ने अपनी औपचारिक घोषणा कर दी है, औपचारिक अभिव्यक्ति कर दी है। तो यद्यपि इससे सुस्पष्ट शब्दों में नहीं कहा गया, हालांकि इसको सुस्पष्ट शब्दों में नहीं समझाया गया है, लेकिन ये न्यायालय द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि अगर बेयर्ड बाय लिमिटेशंस, बाय इम्प्लीकेशंस, इन शब्दों का इस्तेमाल हो गया है तो ये मान लिया जाएगा कि औपचारिक अभिव्यक्ति कर दी गई है। ऐसा क्या कहा गया था? मेसर्स बोर्ड बनाम प्राइवेट
लिमिटेड बनाम मेसर्स हिमालय पेपर मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये बोला गया था। आगे हम और समझ लेंगे, चलिए हम इसमें और आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। तीसरा पॉइंट हमारा जो है, इसका जो मार्जिनल हेडिंग है वो क्या है कि अज्ञप्ति का वाद में होना आवश्यक। भाई कोई डिक्री है उसका वाद में होना आवश्यक होना चाहिए, ये हमारा तीसरा पॉइंट कहता है। चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या है, न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा ये कहा गया क्या, न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय जो दिया गया है वह किसी वाद में होना आवश्यक है। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भी निर्णय न्यायालय द्वारा दे दिया गया वो उसका संबंध किसी वाद से है ही नहीं। भाई संबंध होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो क्या है, न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया वो किसी वाद में होना आवश्यक है। संहिता के अंतर्गत मिश्रित मामलों में पारित आदेश डिक्री की संज्ञा में नहीं आते हैं। इसके अंतर्गत अगर कोई मिश्रित मामला है, एक से ज़्यादा मामले हैं, तो उसमें अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसको हम डिक्री की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा बोला गया था इस पॉइंट में। इसमें केस कैब का नाम क्या बताया गया है, MP सनातन बनाम राधाकृष्णन AIR 2009 NOC 666 ये केस था। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहा है कि न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय जो दिया गया है वो किसी वाद में होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। संहिता के अंतर्गत अगर कोई मिश्रित मामला है, एक से अधिक मामला है, तो उसमें आदेश अगर पारित किया जाएगा तो उसको हम डिक्री की संज्ञा नहीं देंगे। उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण के लिए हम इसको समझते हैं। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया है कि प्रोबेट कार्यवाहियों पंच निर्णय लेने के लिए करार संदर्भित करने को आवेदन पर दिए गए न्यायालय के आदेश डिक्री हैं। मतलब प्रोबेट कार्यवाहियों पंच निर्णय के लिए गए करार को संदर्भित करने के आदेश को न्यायालय आदेश डिक्री है। दिए गए जो निर्णय है वो आदेश डिक्री है। परंतु परमजीत सिंह बनाम ICDS लिमिटेड के बाद में क्या कहा गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, ये अभी निर्धारित किया गया था कि 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया पंचांड अज्ञाप्ति की संज्ञा में नहीं आता है। मतलब कि जो आर्बिट्रेशन अधिनियम 1996 है उसके द्वारा अगर कोई निर्णय दिया गया है तो वो किसमें, अज्ञाप्ति में नहीं आएगा, मतलब डिक्री में नहीं आएगा। परंतु लोक अदालत द्वारा दिया गया अधिनिर्णय डिक्री माना जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, न्यायालय द्वारा अगर कोई डिक्री दिया गया है तो उसको हम जरूर मानेंगे डिक्री। परंतु आ गया लीला हॉस्टल बनाम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड AIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णित किया था कि मध्यस्थम अधिनियम 1996 के अंतर्गत दिया गया पंचाट डिग्री की संज्ञा में आता है। देखिए यहाँ पे अपना सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पलट दिया है। इसमें क्या कह रहा है कि मध्यस्थम अधिनियम, ये जो अधिनियम है 1996 के अंतर्गत अगर कोई दिया गया पंचाट कोई दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है तो उसको हम डिग्री की संज्ञा दे सकते हैं। ये किस केस में आया था, ये हमारा आया था लीला हॉस्टल्स लिमिटेड बनाम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट AIR 2012 में। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमने अभी तक क्या समझा कि अज्ञप्ति में वाद का होना आवश्यक है। एक से अधिक मामले हैं तो उसमें मिश्रित अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो वो डिग्री की संज्ञा में नहीं आता है। तो इसमें 2-3 केस बताया गया जहाँ कहीं बताया गया कि कहीं वो उसको डिग्री माना जाएगा, कहीं नहीं माना जाएगा। तो ये 2-3 केस के माध्यम से हमने आपको समझाया। चलिए हम आप चौथे पॉइंट के बारे में समझते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण। पक्षकारों के अधिकारों को, भाई जाहिर सी बात है पक्षकार होंगे किसी वाद में, एक प्लेंटिफ एक डिपेंडेंट, तो उनके अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ऐसे न्याय निर्णय के माध्यम के बाद में विवादग्रस्त विधियों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। भाई जो भी विवादित मामले हैं उसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाना बिल्कुल आवश्यक है। इस वाद में पक्षकारों के मध्य जो विवादित प्रश्न हैं, जितने भी विवादित प्रश्न हैं, चाहे वो उनके संबंध, उनके चरित्र, हैसियत, संपत्ति या किसी भी मामले से है, उसको न्यायालय द्वारा भाई निर्णय किया जाना आवश्यक है। मतलब पक्षकारों की यही तो अधिकार हैं, किसी मामले में यही सब तो अधिकार होते हैं पक्षकारों के। तो कौन कौन से अधिकार होते हैं, उनके चरित्र, हैसियत, संपत्ति, यही सब होते हैं। तो इसको न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। ये हमारा चौथा पॉइंट कहता है। चौथे पॉइंट के बाद आते हैं, इसमें भी एक केस है। केस के माध्यम से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें केस क्या था,
कमिश्नर ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स बनाम मित्रा सिनेमा AIR 2000। इस केस में कोलकाता उच्च न्यायालय का इसमें केस था। इसमें इस न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विवादित संपत्ति के कब्जे और अंतःकालीन लाभ के लिए दाखिल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया अंतःकालीन लाभ के आदेश एक डिक्री है। ठीक है, क्योंकि अंतःकालीन लाभ का दावा एक सारवान दावा है तथा सारवान अधिकार है। इसमें न्यायालय कह रहा है कि विवादित संपत्ति के कब्जे, कोई अगर संपत्ति है वो विवादित है और अंतःकालीन लाभ के लिए, फ्यूचर में उसको इस्तेमाल करने के लिए, लाभ के इस्तेमाल के लिए अगर कोई दाखिल वाद है तो न्यायालय द्वारा दिया गया अंतःकालीन लाभ का आदेश, अगर उसमें उसके विषय में अगर कोई आदेश न्यायालय द्वारा दे दिया गया है तो वो एक डिक्री उसको हम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्यों का जवाब इसका ये है, उसको हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अंतःकालीन लाभ का दावा एक सारवान दावा है तथा पक्षकार का सारवान अधिकार है। मतलब ये जो अंतःकालीन लाभ का दावा है ये सारवान दावा है। सारवान अगर अपने समझने के लिए कहा जाए तो कह सकते हैं कि सही सबका दावा, ये सबके हित में है। तो सारवान दावा है और पक्षकार का सारवान अधिकार है। भाई उसका हित उसका अधिकार है। समझने के लिए बताएं, हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं अच्छा से, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। आइए पाँचवा पॉइंट समझते हैं। पाँचवा पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। क्या है? अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण। भाई ठीक है, अभी तक तो जितने अधिकार आ गए उसमें मामला हो गया, मामला कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, कब हम उसको डिग्री कहेंगे कब नहीं कहेंगे। अब आता है कि मामले का अंतिम रूप से निर्धारण की आवश्यकता जो हमको महसूस होती है। तो देखिए इसमें क्या है कि अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण से तात्पर्य यह है कि जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके संबंध में वो निर्णय पूर्ण एवं अंतिम है। किसी भी मामले में अगर कोई वाद दायर किया गया है तो वो न्यायालय द्वारा पूर्ण और अंतिम रूप से उसका निर्धारण किया जाना आवश्यक है। ठीक है, किसी भी डिक्री के पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सकता है। मतलब किसी भी डिक्री के पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारण किया, जैसे पक्षकार हैं उनके अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सकता है, यद्यपि वाद को अंतिम रूप से नहीं निपटाया गया है। अगर किसी वाद को अंतिम रूप से नहीं निपटाया गया है तो उनके जो अधिकार होते हैं पक्षकार के, उनको अंतिम रूप से निर्धारण किया जा सकता है। केस के माध्यम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो केस में क्या था? चेलाराम बनाम मानक AIR 1997 284 के वाद में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि जहां कोई आदेश केवल मियाद संबंधी प्रश्न का निर्धारण करता है तो यह आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूप से निर्धारण न माने जाने का कारण उपधारा 2 में डिक्री नहीं है। क्या कह रहा है? जहां कोई आदेश केवल मियाद संबंधी प्रश्न का निर्धारण करता है, तो यह आदेश, जो आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है, पक्षकारों के अधिकार का अंतिम रूप से निर्धारण न माने जाने के कारण, ये भाई जब मियाद संबंधी प्रश्न का निर्धारण करेगा तो कहाँ से वो पक्षकार के अधिकारों का कहाँ से अंतिम रूप से निर्धारण हुआ? नहीं हुआ। तो पक्षकारों का अंतिम रूप से निर्धारण न माने जाने के कारण, इसको अंतिम रूप से निर्धारण न माने जाने के कारण उपधारा 2 में वो डिक्री नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा मुख्य रूप से डिक्री के बारे में था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने CPC के अंतर्गत हमने डिग्री के बारे में डिटेल में समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।